गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। तो जैसा आपको पता है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट और पिछले 3 वीडियो हमने कंप्लीट किए हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओलिगोपोली जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उसके बारे में। अब ओलिगोपोली फॉर्म्स ऑफ मार्केट को अगर मैं समझूं तो मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है कंपेयर टू जो प्रीवियस 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने पढ़े हैं। ये कुछ टेक्निकल चीजें यहाँ पे इंक्लूड करेगा, कुछ ऑफिशियल जो लीगल लॉज हैं वो यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे, जो एग्रीमेंट्स, फॉर्मल एग्रीमेंट्स है वो मुझे यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, जो फीचर्स वगैरह के रिगार्डिंग हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? इट इज फॉर्म ऑफ मार्केट इन व्हिच देयर आर ए फ्यू बिग फर्म्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ बायर। दैट मींस यहाँ पे जो सेलर हैं वो हैं तो थोड़े, दैट मींस लेस है कंपेयर टू जो अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। स्मॉल मतलब मैं कहूंगी बहुत थोड़े क्या है सेलर आपके पास है, लेकिन वो जो सेलर है, वो जो फर्म है, वो जो आउटपुट सोल्ड करती हैं वो एक लार्ज स्केल पे है। लार्ज स्केल का मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उनमें हो रखा है, जिनका जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा है, यानी फ्यू बिग फर्म्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ बायर ऑफ ए कमोडिटी, यानी किसी कमोडिटी को बेचने वाली कुछ बड़ी फर्में हैं उस मार्केट में, और लार्ज नंबर ऑफ बायर ऑफ ए कमोडिटी, ईच फर्म हैज ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ मार्केट। अब सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि फ्यू बिग फर्म है तो हर फर्म का शेयर ऑफ मार्केट क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है, यानी उसको पता होता है कि कितने कस्टमर उसके साथ जुड़े हैं, या मैं कहूँ उनका जो मार्केट स्ट्रक्चर है, या मैं कहूँ मार्केट में जो शेयर है, टोटल सेल्स में जो शेयर होगा उन फर्म्स का, वो उनको पता रहता है। यानी एक नॉशनल, एक अनुमानित रेशो को यूज करते हैं। शेयर ऑफ मार्केट, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन द राइवल फर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बात करेंगे ओलिगोपोली मार्केट में तो फ्यू बिग फर्म है, बिल्कुल सही बात है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ऐसा कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि भैया आउटपुट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, प्राइस को इनहेंस करना है, डिक्लाइन करना है, तो ये जो डिसीजन होते हैं प्राइस एंड आउटपुट के रिगार्डिंग, हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बात की थी प्राइस के रिगार्डिंग, भैया इट विल टोटली डिपेंड अपॉन मार्केट फोर्सेस। फिर हमने बात की मोनोपोली में, यहाँ तो भैया कुछ था ही नहीं, तो प्राइस डिफरेंशिएशन को हमने वहां पे पढ़ा था, यानी अपनी मर्जी से चाहूं जिस कस्टमर से उतना चार्ज कर सकता हूं, अगर बात करूं मोनोपोली की। अब हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या कहा था कि प्राइस के डिसीजन के रिगार्डिंग यहां मुझे ध्यान रखना है कि प्राइस का डिसीजन अगर मैं बात करूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत, तो यहां क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में क्या था कि दोनों के फीचर थे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वहां पे था, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है जब हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। बट व्हाट अबाउट द ओलिगोपोली? अब ओलिगोपोली में क्या है कि जो डिसीजंस होते हैं किसके रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट, वो डिसीजन लिए जाते हैं कि जो राइवल फर्म्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो प्राइस को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो प्राइस में कितना चेंजेस लेके आ रहे हैं। क्लियर है चीज? यानी जो राइवल फर्म्स हैं वो आपके इस डिसीजन को इंपैक्ट करेंगे कि आपको प्रोडक्ट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, प्राइस आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, तो ये एक अलग फीचर हो गया इस फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कि भैया जो प्राइस का डिसीजन है, आउटपुट का डिसीजन है, वो आपके राइवल फर्म्स के बेसिस पे, राइवल फर्म्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप क्या करते हो? डिसाइड करते हो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओलिगोपोली फॉर्म्स ऑफ मार्केट। डेफिनेशन में हम फिर से रिपीट करते हैं कि जो हम बात करेंगे सेलर की, तो वहां पे फ्यू बिग फर्म होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे? बायर होंगे। ठीक है, हर फर्म का अपना मार्केट शेयर क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। क्लियर है चीज? और जो प्राइस और आउटपुट के डिसीजन है वो राइवल फर्म्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या होते हैं? ओलिगोपोली मार्केट में लिए जाते हैं। क्लियर चीज? तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। अब फीचर्स में बात करें तो पहला फीचर क्या है कि स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म। अब स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म का मतलब क्या हो? वही सिंपल सी बात है। अब स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स का मतलब क्या है? तो थोड़ा सा अगर मैं इस चीज को डिटेल में लेके जाऊं तो जैसे बात कर लेता हूं मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की। ठीक है, अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितनी है तो एक से ज्यादा, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है ना, उनको काउंट नहीं कर सकते, आप उनको काउंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बात करें किसी को एस्टैब्लिश करनी है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नई कार की कंपनी बनानी है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इतना ज्यादा है कि वो कहीं ना कहीं रिस्क की टेंडेंसी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म है, थोड़ी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और हर फर्म अपना मार्केट स्ट्रक्चर क्या करती है? कैप्चर करके रखती है। उसको पता रहता है कि ये कस्टमर की रेंज है और ये कस्टमर ऐसा है जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करेगा? लाइक करेगा, उसको परचेज करेगा। ठीक है, तो बिग फर्म्स का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या उनकी जो टर्नओवर की कैपेसिटी है उसके बेसिस पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, उनका जो मार्केट शेयर है, मार्केट स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे इनको कंसीडर कर रहा हूं। टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस।
हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस को समझेंगे कैसे? जैसे मैंने कहा था कि डिसीजन की हम बात करते हैं, whenever you are talking about the decision of price and output आप कैसे लोगे, तो ओली मार्केट में अगर बात करें तो ये डिसीजन राइवल फर्म्स के बेसिस पे लिए जाते हैं। अब राइवल फर्म्स के बेसिस पे क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि यहाँ आपका जो आउटपुट है, आपका जो प्राइस है, वो राइवल फर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब चूंकि यहाँ पे ये चीज मुझे ध्यान रखनी है, जब भी मैं बात करूंगा हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस की, तो मेरे माइंड में बीइंग ए फॉर्म्स ऑफ मार्केट अगर बात कर रहा हूँ ओलिगोपोली की, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चलेगा, यानी बीइंग ए फर्म ओलिगोपोली मार्केट में हमेशा ये सोचूंगा कि मेरा जो अपोनेंट है, जो कॉम्पिटिटर है या जो राइवल है, वो क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है। दैट मींस यानी यहाँ पे अगर प्राइस का डिसीजन लूंगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मान लो मैं ये सोचूं कि मैं प्राइस को कम कर दूं, क्लियर है चीज। अब प्राइस को कम कर दूं तो ये होता है कि हो सकता है मेरा जो राइवल है वो प्राइस को क्या करे, मेरे से ज्यादा कम कर दे, क्लियर है चीज, बात समझ में आ गई। तो पहली चीज तो क्या होता है, अगर मैं प्राइस को कम करने की सोचूं तो ये हो सकता है कि राइवल क्या करे, ज्यादा कम कर दे, या फिर मैं कहूं कि राइवल कम ना करे, क्लियर है। दूसरा, अगर मैं प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करूं तो हो सकता है जो राइवल है, जो कॉम्पिटिटर है, वो एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर क्या करे, प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करे। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये होगा कि प्राइस का डिसीजन आपके राइवल्स या जो ओपोनेंट है या जो कॉम्पिटिटर है वो डिसाइड करेंगे, क्लियर है चीज। दूसरा, अगर बात करें यहाँ पे डिफिकल्टी टू ट्रेस फर्म्स डिमांड कराओ। अब फर्म्स का डिमांड कराओ, यहाँ पे क्या होता है कि हर फर्म्स का जो एक फर्म है उसका जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए फर्म के डिमांड कराओ को ट्रेस करना। यानी अल्टीमेटली क्योंकि प्राइस का डिसीजन क्या होता है, राइवल फर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पे राइवल फर्म्स के डिसीजन से क्या होगा, आपकी डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इस बात को सही तरीके से एनालाइज करना बड़ा डिफिकल्ट है जब हम बात करते हैं किसी ओलिगोपोली फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। तो यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि जो पिछले थ्री फॉर्म्स ऑफ मार्केट मैंने पढ़े थे वहां पे डिमांड कर्व को मैंने कंसीडर किया था, लेकिन ओलिगोपोली के केस में जो डिमांड कर्व है उसको ट्रेस करना बड़ा डिफिकल्ट है। एंड द रीजन बीइंग क्योंकि जो प्राइस का डिसीजन है वो इंटरडिपेंडेंट है, राइवल फर्म्स के ऊपर बेस्ड होता है, वो कैसे करेंगे उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, अपने डिसीजन को चेंज करेंगे। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स, कार्टेल की डेफिनेशन हमें पहले भी पढ़ी है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स का मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है, एक तो आप कंपटीशन को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, कंपटीशन को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, और दूसरा आप मोनोपोली क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट में। जब हम बात करेंगे ओलिगोपोली में, तो फॉर्म्स ऑफ कार्टेल या कार्टेल्स का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है, उसके रीजन यहाँ पे हैं। Whenever there is a low level of output, लो लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, आपका आउटपुट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट प्राइस क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसके बाद बात करें इनसफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से एलोकेशन आप नहीं कर पा रहे, उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पा रहे। और लास्ट, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट इवन ओवर ए लॉन्ग रन पीरियड या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी लॉन्ग रन में अगर बात करो तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। यानी ये फीचर्स कुछ मैंने देखे हैं, कंसीडर किए हैं कि अगर लो लेवल का आउटपुट है, हाई लेवल ऑफ प्राइस है, तो उस केस में क्या होता है कि आप प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हो, कार्टेल्स को क्या कर लेते हो, जोड़ लेते हो, कार्टेल्स क्या बना लेते हो। उस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए दो फर्में या दो से ज्यादा फर्में क्या होती है, मिलकर काम करती है, क्लियर है चीज। उसके बाद बात करें एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर्स का मतलब दो रीजन है, मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है चीज, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद एग्जिस्टिंग फर्म के राइवल्स में जाके खड़े होना, अपने आप को एस्टैब्लिश करना, उसके लिए रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा लंबा टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। देन यू आर कैपेबल टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज ए कॉम्पिटिटर ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, एंड दैट्स नॉट इजी टास्क। ये क्या है, बहुत आसान नहीं है। तो एंट्री बैरियर्स तो नहीं है, लेकिन फिर वही बात आती है, डिसीजन आप लेगा कौन, इन्वेस्टमेंट करोगे कैसे, वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, रिस्क भी क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा होगा। देन उसके बाद जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनका मार्केट शेयर क्या है, वो सिग्निफिकेंट है, वो जानते हैं कि उनका मार्केट शेयर क्या है, और उसके मार्केट शेयर को क्या करना, स्प्लिट करना या उनको डिवाइड करना, और उस शेयर को अपने आप के पास लेके आना, खुद ग्रैब करना, ये काफी डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई द एंट्री बैरियर्स आर ऑलवेज देयर, एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट इन द ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट। नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या है भैया, वही ब्रांड लॉयल्टी होती है, हर फर्म को अपना शेयर पता रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम ओलिगोपोली मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रांड या लॉयल्टी को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग कॉस्ट, इनको कंसिडर किया जाता है, क्लियर है चीज। और चूंकि डिसीजन आपका प्राइस का राइवल फर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस केस में ब्रांड लॉयल्टी को आप क्या करते हो, एनहांस कर सकते हो। तो यहाँ भी नॉन प्राइस कंपटीशन अवेलेबल है, जस्ट लाइक जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमने पढ़ा था उसमें ओलिगोपोली मार्केट में भी क्या होगा,
कि नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ भी प्राइस को लेके कोई कंपटीशन नहीं होता, और चूंकि कार्टल्स वगैरह यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो नॉन प्राइस कंपटीशन ऑलवेज रहेगा, और डिसीजन आपके डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, राइवल फर्म्स के ऊपर प्राइस के रिगार्डिंग। तो ये वैसे भी इंडिकेशन किसका है कि यहाँ पे प्राइस को लेके कोई भी कंपटीशन के बीच में नहीं होगा। ब्रांड लॉयल्टी आप प्रमोट करते हैं, अपना शेयर आप क्या करते हैं, इनहेंस करने की कोशिश करेंगे, किसके माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के माध्यम से सेलिंग पोस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, और टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली मेरे पास क्या है, मेनली तो दो ही है, लेकिन थोड़ा सा एडिशन हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले आता है कोलिजो ओलिगोपोली और दूसरा आता है नॉन कोलिजो ओलिगोपोली। उसके बाद परफेक्ट ओलिगोपोली और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अब ये होते क्या है, अगर बात करूं कोलिजो ओलिगोपोली के मतलब, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कार्टल्स को क्रिएट करते हो विद ए फॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो कि फॉर्मल एग्रीमेंट के साथ, यानी दो फर्में जब मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेती हैं टू अवॉइड कंपटीशन, ठीक है, तो वो आता है जिसमें कोलिजो ओलिगोपोली में। यानी मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलिजो ओलिगोपोली देयर मस्ट बी ए फॉर्मल एग्रीमेंट अमंग द फर्म्स टू अवॉइड कंपटीशन। कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए उनके बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी अब यहां से अगर मैं बात करूं, जो डिसीजन है रिगार्डिंग प्राइस वो कलेक्टिव बेसिस पे लिए जाएंगे अंडर दी कोलिजो ओलिगोपोली, लेकिन अब जरूरी क्या है यहाँ पे कि फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए। अब नॉन कोलिजो ओलिगोपोली का मतलब जस्ट इसका अपोजिट है कि यहाँ पे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिसीजन का मतलब यहाँ पे फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा कंपटीशन अवॉइड करने के लिए, हर फर्म का अपना क्या होगा, डिसीजन होगा, प्राइस इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। अब चूंकि ब्रांड नेम लॉयल्टी हमने यहाँ कंसिडर किया, तो जब बात करेंगे नॉन कोलिजो ओलिगोपोली में, इसमें जो फर्म क्या करती हैं कि प्राइस को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करती हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए मैं कहूँ, या फिर सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन अवेलेबल रहता है। कट थ्रोट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे गला काट प्रतियोगिता होती है, प्राइस को बेस मान के वो फर्में अपने क्या करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव करने का टारगेट रखते हैं। यानी मेन डिफरेंस दोनों के बीच में, यहाँ पे फॉर्मल एग्रीमेंट होगा और यहाँ पे फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे प्राइस का डिसीजन क्या होगा, कलेक्टिव होगा, और यहाँ पे प्राइस का डिसीजन क्या होगा, प्राइस का डिसीजन क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, राइवल फर्म्स। अब बात करते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब क्या है कि यहाँ मुझे ध्यान रखना है, मैंने टॉकिंग अबाउट परफेक्ट ओलिगोपोली, तो यहाँ पे जितनी भी फर्म्स हैं अगर वो होमोजेनियस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करती है, दैट मींस ऑल दोस फर्म, यानी जो भी फर्म अवेलेबल है वो अगर एक होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उस केस में वो कहलाएगा परफेक्ट ओलिगोपोली। क्लियर है चीज, यानी कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट, परफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब क्या है कि सभी फर्में क्या करें, होमोजेनियस प्रोडक्ट को क्या करें, सोल्ड आउट करें, होमोजेनियस प्रोडक्ट को क्या करें, बनाएं या बेचें। उसके बाद बात करें इम्परफेक्ट ओलिगोपोली की, तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब क्या होगा कि जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब कि जितनी फर्म है उनके प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या है, अलग है, यानी हर सेलर का प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे से अलग है, तो वहां पे क्या होगा, वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट आपका अलग है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और फिर वो बाकी के सारे एस्पेक्ट, ब्रांड नेम, लॉयल्टी, सेलिब्रिटी वगैरह, इनसे आप प्रमोट करा के बेचते हो। क्लियर है चीज, तो यहाँ पे जरूरी क्या था कि प्रोडक्ट होमोजेनिएशन हो जाए, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है चीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, यानी मार्केट की क्लासिफिकेशन में कौन कौन से बेसिस मैंने यूज किए हैं, इनको बहुत बार मैं पढ़ चुका हूं, इस चैप्टर में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बात करूंगा परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे वहां पे। उसके बाद बात करें मोनोपोली में सिंगल सेलर था, लार्ज नंबर ऑफ बायर थे। उसके बाद बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, यहाँ भी क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर थे, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या था, अलग था। और उसके बाद बात करें लास्ट में ओलिगोपोली, तो यहाँ पे कुछ फ्यू बिग फर्म होती हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, हमने बात की थी, होमोजेनियस था। अब मोनोपोली में क्या था, प्राइस डिफरेंशिएशन था, लेकिन कमोडिटी वहां भी क्या थी, एक तरह से होमोजेनियस एक ही बेची जाती है। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बात की, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को हमने कंसीडर किया, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। और अगर बात करें ओलिगोपोली में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जैसा कुछ नहीं होता। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब ही क्या है कि सिंपल सी बात है, एक तरह से अलग लेवल पे कमोडिटी को कंसीडर किया जाता है जब हम बात करेंगे इसकी ओलिगोपोली। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल में क्या था कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, फर्म क्या थी, प्राइस तय करती, यानी उसका कोई कंट्रोल नहीं था, प्राइस को डिसाइड किया जाता था मार्केट फोर्सेस से। जब हम बात करेंगे किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की। मोनोपोली में हमने कंसीडर किया था प्राइस डिफरेंशिएशन यहाँ पे था, क्योंकि फिर वही बात आती है कि प्राइस डिफरेंशिएशन अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज कर सकते हो, लेकिन सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ भी हमने देखा था कि थोड़ा सा पार्शियली क्या होता है, प्राइस का आपका कंट्रोल रहता है, पूरी तरह प्राइस को कंट्रोल नहीं रखते, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में हमने बात की किसकी, ओलिगोपोली की, तो यहाँ पे राइवल फर्म्स के ऊपर, जो राइवल फर्म्स का डिसीजन है उसके बेसिस पर आपके प्राइस वगैरह के डिसीजन लिए जाते हैं।
उसके बाद बात करें नॉलेज ऑफ द मार्केट, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट नॉलेज को देखा था। मोनोपोली में परफेक्ट नॉलेज का केस ही नहीं था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज था। और बात करें ओलिगोपोली में, तो यहाँ तो चीजें अलग वे में कंसिडर की जाती है, नॉलेज वगैरह को कंसिडर किया ही नहीं जाता। अगर है भी तो भी वो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि राइवल फर्म्स क्या होती हैं, वो आपके डिसीजन को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है। और उसके बाद बात करें मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन या फैक्टर्स की बात करें, तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी थी। मोनोपोली में रिक्वायरमेंट नहीं थी, इनको कंसीडर करना भी नहीं था, क्योंकि डिपेंड क्या एक ही तो सेलर है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करता था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी हमने कंसीडर किया था, और ओलिगोपोली में हमने परफेक्ट प्रोडक्शन की मोबिलिटी के रिगार्डिंग कंसीडर किया भी नहीं है। यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भी लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी होती है, जो लॉ ऑफ डिमांड को मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको अलग अलग तरीके से क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। अब इनको अगर डिटेल में कंसीडर करें तो बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी, आगे की लिस्ट बहुत लंबी बन सकती है, जो भी फीचर्स हमने पढ़े हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी ऑल हैव इन द चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है माइक्रोइकोनॉमिक्स 11th क्लास का। टिल देन थैंक यू सो मच।